भाइयों और बहनों, भारत के संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और भारत का संविधान और प्रबल राष्ट्र का निर्माण इस विषय के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। आज का दिवस हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अंगीकृत और अधिनियमित करके खुद को समर्पित किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा यह संविधान लागू हुआ। हमारा भारत संविधान की नींव पर खड़ा है। हमारा यह राष्ट्र ही संविधान की नींव पर खड़ा है। इसीलिए हमारा संविधान क्या है और हमारा संविधान अपने देश को प्रबल राष्ट्र बनाने के लिए कैसा मार्गदर्शन करता है और संविधान के मार्गदर्शन पर हम आज तक कितने कदम आगे बढ़े हैं और भी हमारे राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र बनाने के लिए हमें और क्या क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में हमें आज सोचना है। यह बात मैं प्रबल राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, हमारे देश का प्रबल राष्ट्र बनाने के लिए अपने देश के संविधान में कौन कौन से प्रावधान है और हमारे देश के संविधान पर आज तक कितना अमल हुआ है, यह सभी बातें आज मैं आपके सामने रखता हूं। राष्ट्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पहले सोचेंगे। एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर धरती पर रहने वाले जन समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। जिन लोगों का एक समान सामूहिक इतिहास होता है। उदाहरण के तौर पर मैं स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, जिन लोगों के मूलभूत हित संबंध समान होते हैं, जिनकी धर्म, जाति, आस्था, भाषा, संस्कृति आदि में भिन्नता होने के बावजूद भी जो लोग विविधता में एकता मानकर चलते हैं, जिन्होंने अपना खुद का संविधान बनाया होता है और जो लोग अपने संविधान के नियमों का कड़ाई से अनुपालन करते हैं, जिन लोगों का एक संविधान होता है, जिनकी एक संसद होती है, जिनकी आत्मरक्षा के लिए एक सेना होती है, जिनका एक स्वतंत्र राष्ट्र ध्वज होता है, जिनका एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऐसे सारे लोग जो धरती के कुछ सीमा के भीतर रहते हैं, उन लोगों को हम एक राष्ट्र के लोग कहते हैं। हमारे भारत को प्रबल राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। इन प्रबल राष्ट्र किसे कहते हैं, विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं? कुछ लोग महासत्ता भी बोलते हैं। महासत्ता किसे कह सकते हैं? जिस देश में गरीबी ना हो,
जिस देश के लोगों के हाथ को और मस्तिष्क को काम हो, बेरोजगारी देश में ना हो, ऐसा जो देश हो उसे हम प्रबल राष्ट्र कह सकते हैं। और भी प्रबल राष्ट्र के बारे में कुछ बातें हमें करने की जरूरत है। यह समझने के लिए दुर्बलता क्या होती है और प्रबलता क्या होती है, इसके बारे में हम जरा सोचेंगे। दुर्बलता क्या होती है? गरीबी दुर्बलता का लक्षण है, बेरोजगारी दुर्बलता का लक्षण है, देश के सभी लोगों को अच्छी शिक्षा का अभाव दुर्बलता का लक्षण होता है, संसाधनों का अभाव दुर्बलता का ही लक्षण होता है, जाति भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, भाषा भेद और एकात्मता का अभाव, यह भी राष्ट्र की दुर्बलता का ही लक्षण होता है। अंधविश्वास का प्रभाव, बुद्धिवाद का अभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव, शोषण, विषमता, यह सारे राष्ट्र के दुर्बलता के लक्षण होते हैं। इन सारी दुर्बलता को पीछे रखकर, समाप्त करके हम हमारे राष्ट्र का प्रबल राष्ट्र बना सकते हैं, विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कैसा होता है प्रबल राष्ट्र? कौन से लक्षण होते हैं प्रबल राष्ट्र के? क्यों, कैसे बनाया जा सकता है? राष्ट्र को प्रबल कैसे बनाया जा सकता है, इसके भी हमें सोचने की जरूरत है। देश के सभी लोगों का बुद्धिबल और बाहुबल विकसित करके ही हम हमारे राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र बना सकते हैं। देश के सभी संसाधनों का विकास करके ही हम हमारे राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र बना सकते हैं। देश अनाज के बारे में आत्मनिर्भर हो, देश की गरीबी खत्म हो, शोषण खत्म हो, विषमता खत्म हो, अंधविश्वास खत्म हो, सभी को काम मिले और खास बात यह है कि देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा मिले, आत्मरक्षा में देश सक्षम हो, ऊर्जा के बारे में देश सक्षम हो, देश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो। इस तरीके से हम हमारे राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र बना सकते हैं। और राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग सभी को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना, यह भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। सिर्फ भौतिक विकास, सिर्फ औद्योगिक विकास ही राष्ट्र का विकास नहीं होता। कला, क्रीड़ा, संस्कृति, इसका भी विकास होने की जरूरत है। इससे भी राष्ट्र प्रबल हो सकता है और विशेषकर राष्ट्र में नैतिकता का विकास हो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। जिस देश में नैतिकता का विकास होता है,
कला क्रीड़ा संस्कृति का विकास होता है और जो देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है वह देश एक विकसित राष्ट्र, प्रगल्भ राष्ट्र और प्रगत राष्ट्र, प्रबल राष्ट्र कहा जा सकता है। अपने भारत को प्रबल राष्ट्र बनाने के लिए अपने देश के संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए हैं? हमने प्रजातंत्र अपनाया, संसदीय प्रजातंत्र अपनाया और हमने हमारे संविधान में ही एक संकल्प किया। संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को देखा जाए तो हमारे राष्ट्र को एक प्रगल्भ राष्ट्र, प्रबल राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकल्प हमारे प्रियम्बल में उद्देशिका में किया गया है। यह उद्देशिका कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी सन को यतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान आत्मार्पित करते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संकल्प लिया है वह संकल्प हमारे राष्ट्र को प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने का संकल्प है। और कौन सा राष्ट्र प्रबल बन सकता है? जिस देश के सभी लोग प्रबल होते हैं वही राष्ट्र प्रबल हो सकता है। कुछ लोग प्रबल और बहुत सारे लोग दुर्बल, बहुत सारे लोगों को दुर्बल रखकर राष्ट्र कभी भी प्रबल नहीं बन सकता, विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं का यह आग्रह है कि सभी लोगों का विकास होना चाहिए। कौन सा विकास? लोगों का जो बुद्धिबल होता है और बाहुबल होता है, बुद्धिबल का और बाहुबल का अच्छा विकास हुआ तो राष्ट्र का विकास हो सकता है और राष्ट्र में नया नया अनुसंधान हो सकता है। देश में भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, देश में शोषण हो और विषमता हो, ऐसा देश प्रबल देश नहीं कहा जा सकता, विकसित देश नहीं कहा जा सकता। इसीलिए
हमारे देश के सभी लोगों को विकसित करने के लिए, प्रबल बनाने के लिए, और हमारे देश में जो मानवीय संसाधन है उस संसाधनों का अच्छी तरह से विकास करने के लिए हमारा संविधान हमारे देश के शासनकर्ता लोगों को मार्गदर्शन करता है, नीति निर्देश देता है और हमारा शासन कैसे चलाया जाना चाहिए इसके बारे में कुछ नियम सामने रखता है। हमारे देश के सभी लोगों का विकास होने के लिए जो कानून बनाने की जरूरत है, जो नियम बनाने की जरूरत है और जो धोरण अपनाने की जरूरत है, इसके बारे में भी हमारा संविधान हमारे शासनकर्ता को मार्गदर्शन करता है। हमारे देश के संविधान ने देश के सभी लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं और यह जो मूलभूत अधिकार दिए हैं, यह अधिकार इसीलिए दिए हैं कि सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों की अच्छी तरह से तरक्की हो। इसीलिए सभी को अधिकार देने की जरूरत होती है। अपने संविधान ने सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है। यह जो अधिकार सभी लोगों को दिए हैं, यह अधिकार देश का एक भी नागरिक पीछे ना रह जाए, दुखी ना रह जाए। इसीलिए यह अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। इस अधिकार के बारे में भी हमें कुछ सोचने की जरूरत है। समानता का अधिकार देते वक्त धारा 15 में संविधान कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। राज्य को संविधान कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ऐसा समानता का अधिकार क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया कि हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश में जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने हमारे देश में लोगों में भेदाभेद किया था। गैर बराबरी वाली व्यवस्था हमारे देश में बहुत साल तक मौजूद थी। अधिकार का विषम विभाजन करती थी। इसीलिए हमारे देश में कुछ लोग गरीब रह गए, सामाजिक विषमता हमारे देश में बहुत रह गई और लोगों के जो मानवीय अधिकार होते हैं, वह मानवीय अधिकार ही हमारे देश की जाति व्यवस्था ने और वर्ण व्यवस्था ने छीन लिए थे।
इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे लोग पिछड़े रह गए, दुर्बल रह गए। बहुत सारे लोगों को पीछे रखकर, दुर्बल रखकर हमारे राष्ट्र को सबल नहीं बनाया जा सकता, प्रबल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमारे राष्ट्र को प्रबल बनाना है तो जो लोग जाति व्यवस्था की विषमतावादी व्यवस्था के कारण तरक्की में पीछे रह गए नहीं, जानबूझकर जिन्हें पीछे रखा गया, ऐसे लोगों का विशेष ध्यान देकर विकास करने की जरूरत है। और इसीलिए गैर बराबरी वाली जो व्यवस्था थी, वह व्यवस्था को हमें खत्म करने की जरूरत है। इसीलिए संविधान अनुच्छेद 15 में कहा है कि कोई भी नागरिक को किसी भी सार्वजनिक स्थान में धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के कारण प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। और विशेषकर एक बात संविधान कहता है, राज्य महिलाओं और बालकों के विकास के लिए कोई भी विशेष उपबंध कर सकता है। पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए राज्य कोई भी विशेष उपबंध कर सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन समूह में रहने वाले लोगों के मानवीय अधिकार हमारी वर्ण जाति व्यवस्था ने छीन लिए थे। इसके कारण यह लोग दुर्बल रह गए। यह सारे लोग जिनकी संख्या करोड़ों में है, यह सारे लोग दुर्बल रहे, पिछड़े रह गए, तो राष्ट्र, समूचा राष्ट्र आगे कैसे क्या जा सकता है? नहीं जा सकता। इसीलिए हमारा संविधान राज्य को कहता है कि इन लोगों का विकास करने के लिए विशेष उपबंध करने की जरूरत है। धारा 16 में कहा है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति होने का सबको समान अवसर रहेगा। धर्मांश, जाति, लिंग के कारण विभेद नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के लिए राज्य आरक्षण का प्रावधान भी कर सकता है। गैर बराबरी वाली व्यवस्था को मिटाना है, सभी को समान अवसर देना है। वर्ण जाति व्यवस्था ने जिनका अवसर छीन लिया था, उनको विशेष अवसर देना है। ऐसा मार्गदर्शन हमारा संविधान हमारे शासनकर्ता लोगों को करता है। हमारे संविधान ने अस्पृश्यता खत्म की है। धारा 17 में कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह भी बात धारा 17 में कही गई है। ऐसे सारे अधिकार देकर, मूलभूत अधिकार देकर
हमारे राष्ट्र को प्रबल बनाने का मार्गदर्शन हमारा संविधान करता है। कुछ अधिकार भी संविधान ने दिए हैं। सब अधिकार का जिक्र मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं, वो बात करने की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, संचार की स्वतंत्रता, और एक महत्वपूर्ण अधिकार स्वतंत्रता का दिया है, वह अधिकार है कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता हमारा संविधान सभी लोगों को देता है। यह जो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान ने हमारे देश के लोगों को दिया है, कौन सा? व्यवसाय करने का अधिकार। हमारी जाति व्यवस्था, हमारी वर्ण व्यवस्था सभी लोगों को जो चाहिए वह व्यवसाय करने का अधिकार नहीं देती थी। इसीलिए हमारे देश के सभी लोगों का विकास नहीं हुआ था। कुछ पाबंदियां लगाई थी। कौन कौन सी पाबंदियां लगाई थी वर्ण जाति व्यवस्था ने, जिन्हें शूद्र कहलाया? उन लोगों पर हाथ में शस्त्र उठाने की पाबंदी लगाई थी, शिक्षा लेने की पाबंदी लगाई थी। इन पाबंदियों की वजह से हमारे देश के करोड़ों लोग पिछड़े रह गए। पूरा देश ही पिछड़ा रह गया। हमारे देश का जिनकी आबादी 50% है, वह स्त्री वर्ग भी पिछड़ा ही रह गया। इसीलिए हमारे पितृसत्ताक पुरुष प्रधान व्यवस्था ने और जाति व्यवस्था ने जिन लोगों को विकास का अवसर नहीं दिया, उन लोगों को विकास के लिए समान अवसर, विशेष अवसर देना चाहिए, और उन लोगों को विशेष अवसर देने से ही सभी लोगों का विकास होगा और राष्ट्र का विकास होगा। मूलभूत अधिकार देने के बाद हमारा संविधान राज्य को कुछ नीति निर्देश देता है। वह नीति निर्देश भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से नीति निर्देश दिए हैं? धारा 38 में कहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। संविधान यह कहता है कि ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जो कल्याणकारी होगी, सभी का कल्याण करने वाली होगी। राज्य विशिष्टया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा
और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की समानता देने का प्रयास करेगा। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए और असमानता कम करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे निर्देश हमारा संविधान देता है। यह जो निर्देश हमारे संविधान ने दिए हैं, लोक कल्याणकारी व्यवस्था की निर्मिति के बारे में यह निर्देश का ईमानदारी से अनुपालन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में भी हमें कुछ सोचने की जरूरत है। हमने समाजवादी समाज व्यवस्था निर्माण करने का भी संकल्प किया था। हमारे संविधान के प्रियम्बल में समाजवाद है। किसे समाजवाद कहते हैं? तो जिस व्यवस्था में शोषण ना हो, जिस व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक विषमता ना हो, गैर बराबरी ना हो, आय में विषमता ना हो और उद्योग क्षेत्र, बहुत सारी संस्थाएं निजी ना हो के सरकारी हो, सरकार के हाथ में हो, ऐसी व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन 1990 के बाद हमारे देश में निजीकरण, उदारीकरण का धोरण अपनाया गया। समाजवादी व्यवस्था के कारण हमारा देश पीछे रह गया, ज्यादा तरक्की नहीं हो सकी, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए हमें उदारीकरण, निजीकरण करना पड़ा, ऐसा भी कहा जा सकता है। और उदारीकरण, निजीकरण अपनाने के बाद हमारे देश ने अच्छी तरक्की की, ऐसा भी कहा जा सकता है। किसकी तरक्की हुई? देश के सभी लोगों की तरक्की हुई, ऐसा कहा जा सकता है क्या? तो 1990 के बाद ही हमारे देश में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई है और हमारे देश का विकास हो रहा है, ऐसा दिखता है। उद्योग को बढ़ावा मिला, हमारे देश में जो पूंजीपति है वह अधिक से अधिक अमीर होते चले गए। दुनिया के अमीर लोगों में भारत के लोग भी आने लगे। ये सब हो रहा, लेकिन पिछड़े लोगों का क्या हुआ, किसानों का क्या हुआ, मजदूरों का क्या हुआ? उनके जीवन में सुधार आया, उनकी तरक्की हुई, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हम जब सोचते हैं तब यह समझ में आता है कि हमारा निजीकरण का, उदारीकरण का जो धोरण चल रहा है उससे हमारे देश की विषमता
बढ़ रही है। जब तक सभी लोगों का विकास नहीं होता तब तक पूरा राष्ट्र प्रबल बन रहा है, विकसित हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ चुनिंदा पूंजीपति लोग ज्यादा से ज्यादा अमीर होने से, देश में जो अमीर लोग हैं वह लोगों का सुख चैन बढ़ाने से देश प्रबल विकसित हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब तक देश में गरीबी है, विषमता है, शोषण है और लोगों की मूलभूत जो जरूरतें होती है उसकी पूर्तता जब तक नहीं होती तब तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हुआ है, प्रबल राष्ट्र हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। संविधान ने निर्देश दिया है कि आय में ज्यादा गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में आय में बहुत सारा अंतर है। जब कोरोना का कहर चल रहा था तब हमारे देश के मजदूरों की कैसी स्थिति हुई? मजदूर लोगों को भूखा रहना पड़ा। क्यों? इसीलिए ऐसा हुआ कि हम जो वेतन देते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जीने के लिए जितना पैसा लगता है, मजदूर लोग जितना काम करते हैं उनके काम का दाम नहीं दिया जा सकता। किसान जो फसल उगाते हैं उनकी फसल का दाम पूरा नहीं दिया जाता। इसीलिए हमारे देश में मजदूर भी गरीब रहते हैं और किसान भी, बहुत सारे किसान गरीबी में ही जीते हैं। और हमारे देश का जो आदिवासी इलाका है वहां तक तो हमारे देश की सुधारना, विकास गंगा वहां तक अभी भी नहीं पहुंची है। पीने का जल भी, अच्छा साफ सुथरा जल भी हम नहीं दे सके। यह जो चीजें हैं इनकी तरफ देखने से लगता है कि हमें हमारे राष्ट्र को सही मायने में विकसित करने के लिए, प्रबल बनाने के लिए जो पीछे रह गए हैं लोग उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और उनकी तरफ ध्यान देने के लिए संविधान के बारे में हमारे देश में जागृति लाने की जरूरत है। जब तक हमारे देश के लोगों में संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसके बारे में जब तक जागरूकता नहीं आती तब तक हमारे देश के नेतागण, राज्यकर्ता लोग, जो बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को छोड़कर बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हुए दिखते हैं, शोषण करते हैं। यह सबको खत्म करने की जरूरत है। और यह लोग तो सत्ता की कुर्सी पर बैठते वक्त संविधान की शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? कानून द्वारा निर्मित संविधान पर मैं सच्ची
श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान की रक्षा करूंगा, उसका अनुपालन करूंगा और सभी लोगों की सेवा के लिए मैं खुद को समर्पित करूंगा। निर्भयता से सेवा करूंगा, निष्प्रहता से सेवा करूंगा, ऐसी शपथ यह लोग लेते हैं। लोगों में भेदाभेद नहीं करूंगा, ऐसी भी शपथ यह लोग लेते हैं। लेकिन यह जो शपथ हमारे लोक प्रतिनिधि राजनेता लेते हैं, वह शपथ का अनुपालन यह लोग नहीं करते। इसीलिए हमारे देश के सभी लोगों की तरक्की नहीं होती। हमारे देश के सभी लोगों की तरक्की हो, हमारे देश की गरीबी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, अंधविश्वास खत्म हो, इसीलिए हमारे देश में संविधान ने हमारे देश के लोगों को कुछ मूलभूत कर्तव्य दिए हैं। उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। धारा 51 क में जो मूलभूत कर्तव्य करने को कहा है संविधान ने, उसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। सभी लोगों का यह मूलभूत कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके निर्देशों, आस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। यह हमारे देश के नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यह भी हमारे देश के नागरिकों का मूलभूत कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। और एक महत्वपूर्ण कर्तव्य करने के लिए हमारे संविधान ने जो कहा है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधारना की भावना का विकास करे। जब तक हमारे देश में विज्ञानवाद को बढ़ावा नहीं मिलता, अच्छे से अच्छे अनुसंधान को बढ़ावा नहीं मिलता, उद्योग का विकास जब तक अच्छी तरह से नहीं होता, ऊर्जा का विकास जब तक अच्छी तरह से नहीं हो सकता, तब तक हमारा देश प्रबल नहीं बन सकता। और जब तक हमारे देश में अंधविश्वास है, धर्मांधता है, जात्यांधता है, प्रांतांधता है, भाषांधता है और आपस में जब तक हम झगड़ते रहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, हमारा राष्ट्र प्रबल राष्ट्र नहीं बन सकता। इसीलिए
हमारे राष्ट्र को प्रबल बनाने के लिए हमें कुछ घोषणा देने की जरूरत है और उस पर अमल करने की जरूरत है। क्या घोषणा देने की जरूरत है? देश का विकास करना है कि देश को प्रबल बनाना है तो अंधविश्वास छोड़ना होगा। सारे भारतीय नागरिकों को बुद्धिवाद अपनाना होगा। देश का विकास करना है तो अंधविश्वास छोड़ना होगा। सारे भारतीय नागरिकों को बुद्धिवाद अपनाना होगा। स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, सिंचन के लिए तालाब बनाओ, खोज के लिए प्रयोगशाला और नवनिर्माण के लिए कारखाने बनाओ। इसी से भारत आगे बढ़ेगा, इसी से भारत प्रबल राष्ट्र बनेगा। भाई बात ना करो मुसलमान की, बात ना करो मुसलमान की या हिंदू की, बात करो भारतीयता की। सभी लोगों को भारतीय बनने की जरूरत है। बात करो भारतीयता की, इंसान की, इंसानियत की। विकास में जो पीछे रह गया, बात करो उस भारतीय की। संविधान के सही अमल से, संविधान के सही अमल से विकास बादल बरसेगा। संविधान के सही अमल से विकास बादल बरसेगा। भारत का हर कोना कोना खुशियों से भर जाएगा। जय संविधान, जय विज्ञान, यह नारा तारेगा। जय संविधान, जय विज्ञान, यही नारा तारेगा। यही नारे से अपना भारत आगे आगे बढ़ेगा। यही नारे से अपना भारत आगे आगे बढ़ेगा। इन घोषणाओं के साथ और इन घोषणाओं में जो विचार रखे हैं, उन विचारों का स्वीकार करके सभी भारतीयों को आगे आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। शासनकर्ता लोगों ने संविधान की सोच, संविधान में निहित मूल्य, इस पर ईमानदारी से अमल करने की जरूरत है। जब तक संविधान में निहित स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, मानवता, सेक्युलरिज्म, बुद्धिवाद, विज्ञानवाद, इस मूल्यों पर ईमानदारी से जब तक अमल नहीं होता, तब तक हमारा देश प्रबल राष्ट्र नहीं बन सकता। जब तक हमारे देश के लोग अपने अधिकार के बारे में, संविधान मूल्यों के बारे में जागरूक नहीं होते और राज्यकर्ता लोगों को संविधान पर ईमानदारी से अमल करो, ऐसा दबाव नहीं डालते, तब तक संविधान पर ईमानदारी से अमल नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश को प्रबल बनाना है तो हमारे देश में संविधान संस्कृति का निर्माण करना होगा और संविधान संस्कृति का निर्माण होने से हमारा राष्ट्र बुद्धिवादी, विज्ञानवादी बनेगा और बुद्धिवादी, विज्ञानवादी लोग ही हमारे राष्ट्र को प्रबल बना सकते हैं। इसलिए बुद्धिवादी बनो, विज्ञानवादी बनो, नैतिक बनो और नवनिर्माणक्षम बनो और अपने राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र बनाओ। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।